मैं डॉक्टर आशुतोष माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव, आयकर विषय के इकाई क्रमांक 2 में वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत वेतन से आय की गणना सरल समाधान विषय पर पीपीटी पर आधारित एक वीडियो तैयार किया है। पीपीटी में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के प्रावधानों को लिया गया है, किंतु कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने या छंटनी संबंधी प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। यह पीपीटी पर आधारित वीडियो बीकॉम भाग 3 एवं एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कर योग्य वेतन की गणना प्रक्रिया को समझने के लिए सहायक होगा। अपने अध्यापन अनुभव के आधार पर मैंने इसमें आयकर प्रावधानों को सरल, क्रमबद्ध एवं बिंदुवार विश्लेषित करने का प्रयास किया है। कर योग्य वेतन की गणना प्रक्रिया का अध्ययन 3 शीर्षकों में किया जा सकता है। सबसे पहला, सकल वेतन की गणना करना, सकल वेतन में से कटौतियां घटाना तथा कर योग्य वेतन की गणना करना। सकल वेतन को एक सूत्र के रूप में यदि बताने का प्रयास किया जाए तो उसमें नगद प्राप्तियों में कर्मचारी को प्राप्त सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य और यदि वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त किया है उसने, तो उसकी राशि का योग कर लिया जाएगा और योग सकल वेतन के बराबर होगा। अगले क्रम पे सकल वेतन की गणना करने के लिए एक विद्यार्थियों को कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने इस पीपीटी के माध्यम से क्रमवार बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थी को सबसे पहले कर्मचारी के मूल वेतन, बोनस, कमीशन, फीस आदि की राशि को एक-एक करके लिखना है। लेकिन ऐसी राशियों का संबंध जो है कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष से होना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णतः कर योग्य भत्तों को एक-एक करके लिखना है, जैसे महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता इत्यादि। अगले क्रम में आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते, जैसे मकान किराया भत्ता, ऐसे भत्तों का केवल कर योग्य भाग लिखना है। तत्पश्चात नियोक्ता का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि वेतन के 12% से अधिक अंशदान है, तो यह अधिक अंशदान की राशि को लिखना है। अगले क्रम में इसी प्रोविडेंट फंड पर जमा राशि पर 9.5% की दर से यदि अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ऐसी राशि भी ले ली जाएगी। तत्पश्चात नियोक्ता से कर्मचारी को जो भी सुविधाएं या अनुलाभ प्राप्त हैं, आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसे अधिलाभों का मूल्यांकन करके एक-एक करके लिखना होता है। अनुलाभों के मूल्यांकन में यह बात ध्यान रखना है कि कुछ अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में ही कर योग्य होते हैं। इसके पश्चात वेतन के स्थान पर यदि कोई लाभ प्राप्त किया है कर्मचारी ने, तो उसकी गणना करके लिखा जाएगा। इन सारी राशियों का योग जो है वो कर्मचारी के सकल वेतन की राशि होती है। विस्तृत रूप से यदि सकल वेतन के बारे में बताया जाए तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि सर्वप्रथम वेतन, बोनस, कमीशन, फीस, अंतरिम राहत, अधिसमय भुगतान, अग्रिम तथा अवशिष्ट वेतन को एक क्रम से लिख देना है। इसके पश्चात पूर्णतः कर योग्य भत्ते, जैसे महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, प्रॉक्टर भत्ता, वार्डन भत्ता, टिफिन भत्ता, अधिसमय भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता और अन्य कर योग्य भत्ते।
ऐसे भत्तों को प्रश्नों में से अलग करके एक क्रम से लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते, जैसा कि ये स्पष्ट है कि इसका कुछ भाग कर योग्य होता है और कुछ भाग कर मुक्त। ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य भाग की गणना करनी होती है। ऐसे भत्तों में सबसे पहला भत्ता है मकान किराया भत्ता। कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा एक निश्चित नगद धनराशि भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है। चूंकि यह आंशिक रूप से कर मुक्त भत्ता है, अतः कर योग्य भत्ते की गणना हेतु आयकर अधिनियम के नियमानुसार 3 राशियों में जो सबसे कम राशि होगी वह कर मुक्त होगी। पहली राशि कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता। दूसरी राशि कर्मचारी द्वारा चुकाया गया किराए में वेतन के 10% को घटाने के बाद शेष राशि। और तीसरा वेतन का 40% यदि कर्मचारी सामान्य नगरों में निवासरत है तो। यदि कर्मचारी मकान महानगर में किराए पर लिया है तो ऐसी स्थिति में उसे 40% के स्थान पर 50% लिया जाएगा। इन तीनों राशियों में जो सर्वाधिक कम राशि होगी वह कर मुक्त होगी। इस कर मुक्त राशि को प्राप्त मकान किराया भत्ता राशि में घटा देने पर जो शेष राशि होगी वह कर योग्य होगी। यहाँ वेतन का 10%, 40% या 50% शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ इस वेतन का विशिष्ट आशय है। यहाँ मूल वेतन में महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता यदि वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, एवं बिक्री पर यदि निश्चित दर से कमीशन की राशि प्राप्त हो तो ऐसी समस्त राशियों का योग होता है। इस संबंध में एक बात विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रहते हुए मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है तो प्राप्त मकान किराया भत्ता की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। इसके अलावा आंशिक रूप से करमुक्त भत्तों में मनोरंजन भत्ता है। मनोरंजन भत्ते के संबंध में धारा 16(2) के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है और यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती है। शिक्षा भत्ता प्राप्त भत्ते में 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की दर से कर मुक्त है और यह कटौती अधिकतम 2 बच्चों के लिए दी जाती है। छात्रावास भत्ता कर्मचारी को प्राप्त भत्ते में 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की दर से कर मुक्त है। यह छूट भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए है। परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता, ऐसे प्राप्त भत्ते का 70% या 10,000 रुपये जो कम हो घटाने के बाद शेष राशि कर योग्य होगी। शर्त यह है कि कर्मचारी को दैनिक भत्ता नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा एक बात उल्लेखनीय यह भी है कि कुछ भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, किंतु यदि कर्मचारी ने इन प्राप्त भत्तों में से संपूर्ण राशि व्यय न की गई हो तो शेष राशि सकल वेतन की गणना में ले ली जाती है। सकल वेतन की गणना में विद्यार्थियों को पूर्णतः कर मुक्त भत्तों को ध्यान में रखकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगले क्रम में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि नियोक्ता का कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक अंशदान है तो इस अधिक अंशदान की राशि भी गणना करके सकल वेतन की गणना में शामिल कर ली जाती है। तत्पश्चात प्रोविडेंट फंड पर ही जमा राशि पर 9.5% से यदि अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है तो ये अधिक ब्याज भी सकल वेतन की गणना में शामिल होगा। अगले क्रम में अनुलाभ या सुविधाओं के मौद्रिक मूल्य को लिया जाएगा।
कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं। सभी प्रकार के कर्मचारी मतलब अविशिष्ट एवं विशिष्ट कर्मचारी दोनों के लिए। ऐसे अनुलाभों में सबसे पहले किराए से मुक्त रहने के लिए दिया गया मकान। इसकी विस्तृत जानकारी देने के पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि कर्मचारी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी। इन दोनों कर्मचारियों में किराए से मुक्त रहने के लिए दिए गए मकान के मूल्यांकन की अलग अलग विधि आयकर अधिनियम में दी गई है। सबसे पहले हम सरकारी कर्मचारी की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी को यदि मकान मिला है और ऐसा मकान असुसज्जित है तो ऐसी सुविधा का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मकान का अनुज्ञा शुल्क होगा। किंतु यदि मकान सुसज्जित है तो ऐसी स्थिति में असुसज्जित मकान की सुविधा के मूल्य में कर्मचारी को प्राप्त विभिन्न सुविधाओं की मूल लागत का 10% और यदि ऐसी सुविधाएं किराए से उपलब्ध कराई गई है तो किराए की राशि जोड़ दी जाती है। गैर सरकारी कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी को यदि असुसज्जित मकान मिला है तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत मकान के स्वामित्व के संबंध में दो अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। पहला प्रावधान, यदि मकान का स्वामी नियोक्ता है। इस स्थिति में कर्मचारी जिस शहर में रहता है वहां की जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में आयकर अधिनियम में बताया गया है कि यदि कर्मचारी 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में निवासरत है तो ऐसी स्थिति में ऐसे मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 7.5% होगा। यदि कर्मचारी 10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में रहता है तो ऐसे मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 10% होगा। किंतु यदि जनसंख्या 25 लाख से अधिक है तो ऐसे मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 15% होगा। दूसरा प्रावधान, यदि मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है, ऐसी स्थिति में जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इस संबंध में आयकर अधिनियम में बताया गया है कि नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाया गया किराया या उसके देय वेतन का 15%, इन दोनों राशियों में जो कम होगी वह इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। यहां भी देय वेतन का एक विशिष्ट अर्थ है। यहां देय वेतन की गणना करने के लिए मूल वेतन में बोनस, कमीशन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता यदि वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है एवं समस्त कर योग्य भत्तों के योग से होगा। इस संबंध में एक अतिरिक्त बात जो विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए वह यह कि यदि वह मकान सुसज्जित है तो असुसज्जित मकान के कर योग्य मूल्य में विभिन्न सुविधाओं की मूल लागत का 10% या यदि ये सुविधाएं उसे किराए पर उपलब्ध कराई गई हैं तो किराए की राशि जोड़ी जाएगी। इसके बाद सभी प्रकार के कर्मचारियों के कर योग्य अनुलाभों में एक और अनुलाभ है रियायती किराए पर रहने की सुविधा का मूल्यांकन। यदि ऐसे मकान के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से
कोई राशि काट ली जाती है या घटा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में किराए से मुक्त मकान की सुविधा के कर योग्य मूल्य में वह राशि घटाने के बाद जो शेष राशि होगी वह इस सुविधा का मूल्य होगा। अगले क्रम पर मैं कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। यदि किसी कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, जैसे गैस, बिजली एवं पानी, जीवन बीमा प्रीमियम एवं वार्षिकी, 15,000 रुपये से अधिक की चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति, ऋण राशि, बच्चों की शिक्षा व्यय, घरेलू नौकर, आयकर, वृत्ति या व्यवसायिक कर, कर्मचारी की रक्षा हेतु कानूनी व्यय, ऐसे समस्त व्ययों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार गणना करके कर्मचारी के सकल वेतन की गणना में शामिल कर लिया जाएगा। सभी प्रकार के कर्मचारियों के कर योग्य अनुलाभों में सीमांत लाभ या सुख सुविधा का मूल्य भी जोड़ दिया जाता है। वास्तव में सीमांत लाभ नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके पद के अनुसार या कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु दिए जाते हैं। ऐसी सीमांत लाभों में ब्याज रहित या रियायती ब्याज पर ऋण की सुविधा है। यदि ऋण राशि 20,000 रुपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक में प्रचलित दर पर ब्याज दर जो है उस कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अगले क्रम में कर्मचारी या अन्य पारिवारिक सदस्य द्वारा यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को 4 कैलेंडर वर्षों में 2 बार उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को की रियायती यात्रा की सुविधा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वह कर मुक्त होती है। इसके अलावा वह कर योग्य होगी। यदि कार्यालयीन समय में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाती है तो ऐसी सुविधा का मूल्य 50 रुपये प्रति थाली तक कर मुक्त होगा। यदि नियोक्ता द्वारा सामाजिक या धार्मिक अवसरों पर अपने कर्मचारी को कोई भेंट या उपहार दिया जाता है तो ऐसे भेंट या उपहार का मूल्य 5,000 रुपये तक कर मुक्त होगा। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा प्रदत्त क्रेडिट कार्ड पर व्यय। यदि कर्मचारी किसी क्लब का सदस्य है, उसका सदस्य शुल्क नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है तो ऐसी राशि सकल वेतन में जोड़ दी जाती है। चल संपत्तियों का प्रयोग। कंप्यूटर या लैपटॉप को छोड़कर यदि कर्मचारी चल संपत्तियों का उपयोग करता है तो ऐसी संपत्तियों की लागत का 10% कर योग्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि चल संपत्ति का कर्मचारी को हस्तांतरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति के लागत मूल्य पर निर्धारित दर से ह्रास की राशि काटने के बाद अपलिखित मूल्य में हस्तांतरण मूल्य घटाने के बाद जो शेष राशि होगी वह कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अंत में प्रदत्त अन्य किसी सुविधा व लाभ का मूल्य भी ले लिया जाएगा। सकल वेतन की गणना में विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों की बात कर ली जाए। ऐसे अनुलाभों में सर्वप्रथम मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन की बात की जा सकती है। यदि इस संबंध में 2 स्थितियां हो सकती हैं। यदि कार नियोक्ता ने दी है तो इसका मूल्य केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा।
किंतु यदि कार कर्मचारी की है और इसका मूल्य अविशिष्ट और विशिष्ट दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। अब इसकी विस्तृत जानकारी आयकर अधिनियम में दी गई है। इस संबंध में कहा गया है कि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है और ऐसी सुविधा जो है वो पूर्णतः कार्यालयीन कार्यों के लिए है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य कर योग्य अनुलाभों की श्रेणी में नहीं शामिल होगा। अगले क्रम पर, यदि मोटर कार से कर्मचारी कार्यालय आता और जाता है तो ऐसी सुविधा का मूल्य भी कर योग्य अनुलाभ नहीं होगा। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि मोटर कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए हो। ऐसी स्थिति में इस सुविधा का मूल्य होगा यदि कार के रखरखाव और संचालन पर कोई राशि व्यय की गई है तो इस राशि में ड्राइवर का वेतन एवं सामान्य टूट फूट या अवक्षण के लिए मोटर कार की लागत का 10% जोड़ दिया जाएगा और इस सबका योग जो है मोटर कार की सुविधा का मूल्य होगा। यह अगले क्रम पर जिस बात को मैं बताना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह कि यदि मोटर कार का अंशतः कार्यालयीन कार्यों के लिए एवं अंशतः निजी उपयोग हेतु होता है तो यहाँ पर जिस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना होता है वह है मोटर कार की क्षमता और उसका व्ययकर्ता, क्योंकि इस संबंध में आयकर अधिनियम में दो अलग अलग मूल्यांकन की दरें हैं। पहली स्थिति, यदि कार की इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है, यानी कि वह छोटी कार है, तो ऐसी कारों के मूल्यांकन के लिए दो स्थितियां हो सकती है व्यय के संबंध में। यदि समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है तो ऐसी सुविधा 1800 रुपये प्रति माह की दर से कर योग्य होगी, किंतु यदि निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं तो ऐसी कार 600 रुपये प्रति माह की दर से कर योग्य होगी। उक्त दोनों में यदि ड्राइवर की सुविधा प्राप्त है तो आयकर अधिनियम के अनुसार इस गणना की गई राशि में 600 रुपये प्रति माह की दर से जोड़ दिया जाएगा। इसी मोटर कार की सुविधा में यदि मोटर कार की इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है, अर्थात ऐसी कार बड़ी कारों की श्रेणी में शामिल होती है और ऐसी कार के यदि समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं तो 2400 रुपये प्रति माह की दर से ऐसी सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा, किंतु यदि निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं तो ऐसी सुविधा का मूल्य 900 रुपये प्रति माह की दर से कर योग्य होगा। दोनों स्थितियों में यदि ड्राइवर की सुविधा उपलब्ध है तो 900 रुपये प्रति माह की दर से जोड़ा जाएगा। यदि एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा एक से अधिक कारें प्रदान की गई हैं, चाहे ऐसी कारें कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई हो, तो ऐसी कारों का मूल्यांकन आयकर अधिनियम अनुसार होगा। सबसे पहले उन कारों में किसी एक कार का मूल्यांकन तालिका में दी गई मूल्यांकन दरों के अनुसार होगा। इसके पश्चात शेष कारों के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा
उन कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय लिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोक्ता द्वारा उपलब्ध सभी प्रकार की कारें एक कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। सकल वेतन की गणना में विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो अन्य कर योग्य अनुलाभ हैं, उसमें आयकर अधिनियम के प्रावधानों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इसमें नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन। अधिनियम के अनुसार नौकर में फराश, माली, रसोइया, चौकीदार एवं अन्य कोई नौकर शामिल हैं। इस संबंध में अधिनियम में बताया गया है कि यदि नौकरों की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थितियों में यह अनुलाभ का मूल्य केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा और ऐसी स्थिति में नौकरों को दिया गया संपूर्ण वेतन या मजदूरी कर योग्य अनुलाभ होगा। किंतु यदि नौकरों की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई हो तो ऐसी दशा में ऐसे अनुलाभ विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों कर्मचारियों के लिए कर योग्य होंगे और ऐसी सुविधा का मूल्य नौकरों को दिया गया संपूर्ण वेतन तथा मजदूरी कर योग्य अनुलाभ होगा। अगले अनुलाभ में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन। इस संबंध में आयकर अधिनियम में बताया गया है कि यदि कर्मचारी के बच्चे या कोई अन्य रिश्तेदार नियोक्ता के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इस संबंध में आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि वह अविशिष्ट कर्मचारी है तो ऐसे कर्मचारी के लिए यह सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है। किंतु यदि वह कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आता है तो ऐसे कर्मचारी को स्वयं के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से कर मुक्त होगी। अर्थात इस सुविधा पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय में 1000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा की दर से राशि घटाने के बाद जो शेष राशि होगी वह कर योग्य होगी। किंतु यदि यह सुविधा अन्य रिश्तेदारों के लिए दी गई है तो यह पूर्णतः कर योग्य होगी। सकल वेतन की गणना में हम प्रक्रिया के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं और वह है सकल वेतन में से कटौतियां। सकल वेतन में से मुख्य रूप से 3 प्रकार की कटौतियां प्रदान की जाती हैं। पहला है मानक कटौती। यह धारा 16(1) के अंतर्गत प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम के अनुसार 50,000 रुपये या सकल वेतन की राशि, इन दोनों में से जो कम होगी वह मानक कटौती होगी। अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि इसके अंतर्गत मनोरंजन भत्ते की कटौती होती है और यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस कटौती संबंधी नियमों में बताया गया है करदाता के मूल वेतन का 20% या अधिकतम 5,000 रुपये या मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि, इन तीनों में से जो कम होगा वह मनोरंजन भत्ते की कटौती की राशि होगी। अंत में तीसरी कटौती जो अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रदान की गई है, इस कटौती को रोजगार नियोजन व्यवसाय या वृत्ति कर कहा जाता है और यह कटौती उसी स्थिति में दी जाती है जबकि वास्तव में कर्मचारी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान कर दिया गया हो। इस व्याख्यान के अंत में
गणन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कर योग्य वेतन की गणना संबंधी सूत्र दिया हुआ है। नगद प्राप्तियां, सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य और वेतन के स्थान पर लाभ, इन सब राशियों का योग सकल वेतन होता है। और सकल वेतन में धारा 16 की उपधारा 1, धारा 16 की उपधारा 2, धारा 16 की उपधारा 3 की कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह किसी कर्मचारी का कर योग्य वेतन होगा। मुझे आशा है कि यह पीपीटी और पीपीटी के पर आधारित वीडियो से विद्यार्थियों को कर योग्य वेतन की गणना करना आसान होगा। धन्यवाद।